नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विराट लर्न यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस देखिएगा, जनरल साइंस की क्लासेस आपकी रोजाना चल रही है। कितने बजे? तो ये 2 बजे रोजाना क्लास होती है जनरल साइंस की। तो आज भी आपकी जनरल साइंस की ही क्लास है। तो इसमें अभी क्या चला है, फिजिक्स के क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं आपको। फिजिक्स खत्म होते ही केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री खत्म होते ही फिर आपके चलेंगे बायोलॉजी पे। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी साइंस में बनते हैं रेलवे में। तो रेलवे की तैयारी अगर आप कर रहे हैं या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। अगर आप पहली बार अगर इस चैनल पर आए तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। उसके बाद वीडियो को शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसका लुत्फ उठा सकें। तो ये देखिएगा, इस सीरीज में आपके 1000 प्लस क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। यानी कि क्लास आपकी 1 कंप्लीट हो चुकी है, क्लास नंबर 2 है आपका ये। तो चलिए जानते हैं इस क्लास में क्या पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको। तो फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका पहला ये रहा आपके सामने, इसको देखो। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। अगर तापमान कुछ ज़्यादा ही तापमान है, अगर उसको हम मापेंगे तो उसके लिए कौन सा उपयोग करेंगे पैमाने का? तो उसका उपयोग करते हैं ताप वैद्युत उत्तमाप मापी का। क्लियर? ऑप्शन सी आपको एकदम सही हो जाएगा। जब उच्च ताप होगा तो उच्च ताप को मापने के लिए ताप वैद्युत उत्तमाप मापी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो फटाफट से। पारा थर्मोमीटर के कार्य करने का सिद्धांत है। जो पारा थर्मोमीटर है ना, उसके कार्य करने का सिद्धांत क्या होता है, फटाफट से मेरे को बता दीजिएगा। तो देखिए इसका कार्य क्या होता है। तो पारा थर्मोमीटर यानी जो पारा होता है ना, उससे बना होता है थर्मीटर। तो उसका प्रयोग होता है किसके लिए? गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार। ठीक है ना? तो किस कार्य पर सिद्धांत करने का है? तो उसका आपका ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार होता है। यानी कि क्वेश्चन आसान भाषा में समझें तो पारा थर्मोमीटर के कार्य करने का सिद्धांत किस पर निर्भर है? तो आपका गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार, यानी कि गर्म जैसे होगा तो पारा विस्तार होगा, यानी कि पारा का विस्तार बढ़ेगा। तो उससे हमें पता चल जाता है कि तापमान कितना है शरीर का। ठीक है ना? चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो। निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? अगर निम्नतम तापमान है तो उसको किसके द्वारा नापेंगे? तो उसको हम जानेंगे अल्कोहल थर्मामीटर के माध्यम से। क्लियर? क्यों? क्योंकि देखिए इसका हिमांक कितना होता है आपका -114 डिग्री सेल्सियस होता है। और आपको पता होगा आपका अल्कोहल जमता नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं फटाफट से, इसको देखो। इनमें से किसमें क्रियोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है? यानी जो क्रियोजेनिक इंजन होता है ना, इसका प्रयोग किया जाता है। और इस तकनीक का प्रयोग तीव्र गति से ऊष्मा तथा ऊर्जा उत्पन्न हेतु किया जाता है। ठीक है ना? तो ये किसमें किया जाएगा? तो ये रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाएगा। क्लियर? अभी मैंने क्या बताया आपको कि इस तकनीक का प्रयोग तीव्र गति से ऊष्मा तथा ऊर्जा उत्पन्न हेतु किया जाता है। और इसकी आवश्यकता किसमें पड़ती है? रॉकेट को चलाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? यानी कि आर्द्रता को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आर्द्रता मापी का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया? आर्द्रता मापी एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र धातु भट्टियों के अंदर, यानी कि जो धातु भट्टी है ना, इनके अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है? यानी कि जो आपका धातु भट्टी होती है, जैसे परावर्तनी भट्टी हुई आपकी, अपवर्तन भट्टी हुई, इसमें क्या होता है, इसके अंदर का तापमान मापने के लिए कौन सा प्रयोग में लाया जाएगा? तो पायरोमीटर जो होता है ना, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? यह तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है और 800 डिग्री सेल्सियस तक अधिक ताप माप सकते हैं इससे। क्लियर? कितना? 800 डिग्री सेल्सियस है ना, इससे अधिक भी इससे माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? जो तारे होते हैं ना, उनका रंग किस पर निर्भर करेगा? तो आप सब जानते होंगे, जितनी ज़्यादा चमक होगी, जितना ज़्यादा आपका चमक उस पर पड़ेगा, उतना ही वो आपका बढ़ेगा। ठीक है ना? तो किस पर निर्भर करेगा? आपका तापमान पर। जितना तापमान बढ़ता जाएगा उतनी चमक उसकी बढ़ती जाएगी। आपने देखा होगा रात में तारे टिमटिमाते हैं, क्यों? क्योंकि आपके रोशनी कम होती है तो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। जब रोशनी ज़्यादा हो जाती है, सूर्य का रोशनी ज़्यादा हो जाएगा तो हमें दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि रोशनी उनकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन ये है, इसको देखो। गैस फ्लेम यानी कि जो ज्वाला होती है ना, कि सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को हम क्या कहते हैं? फटाफट से बताओ। तो इसके सबसे गर्म भाग को क्या कहेंगे? नॉन व्ल्यूमिनस जोन कहेंगे। यानी कि ऑप्शन बी आपको एकदम सही हो जाएगा। इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग नीला होता है। यह ज्वालामुखी का सबसे ऊपरी भाग होता है। क्लियर? अगर आपको नहीं पता है तो देखिएगा, आपके घर में गैस होगी तो गैस में जब आपकी ज्वालाएं उठती हैं ना, तो ऊपर देखना उसकी जो लौ होती हैं, जिसको बोलते हैं लौ, तो वो आपकी देखना थोड़ा थोड़ा नीले कलर में होती हैं, तो उसी को बोलते हैं। ठीक है ना? नॉन व्ल्यूमिनस जोन। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो फटाफट से। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा
शीतकाल में क्या होता है, एक मोटी कमीज की अपेक्षा हमें अधिक गर्म क्यों रखती हैं, क्यों, जल्दी बताइएगा। एक हमने मोटी कमीज पहन ली, उसकी अपेक्षा दो पतली कमीजें जो है ना उनको पहन लें तो हमें ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, क्यों ऐसा होता है, फटाफट से बताओ। तो इसका आंसर देखिए, सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए दो कमीजों के बीच जो वायु की परत है ना वो आपको कैसी हो जाएगी, वायु परत की रोधी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपकी जब वायु की परत रोधी जब हो जाएगी तो इस माध्यम से क्या होगा, वो काम करना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। वायु बहुत कम जाएगी क्योंकि दो परतें बनेंगी, उसमें पहली परत से टकराएगी वायु, फिर उसके बाद दूसरी परत में जाएगी, और जब एक ही परत करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा बल नहीं लगाना पड़ता है वायु को, वो सीधा एंट्री कर जाती है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो फटाफट से। जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा है, जो जल वाष्प है ना उसमें जो भंडारित ऊष्मा होती है वो कौन सी होती है, तो आपको पता होगा गुप्त ऊष्मा होती है। कल मैंने भाप वाला बताया था ना आपको जो पिछले वीडियो कराया था उसमें मैंने बताया था गुप्त ऊष्मा क्या होता है, जो आपका भाप में होता है ना उसमें गुप्त ऊष्मा पाया जाता है, अधिक जलन होती है भाप से। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो, अधिक ऊष्मा का अवशोषण कब करेगा, जब वो आपका खुरदरा और काला हो। क्लियर, क्योंकि काला क्या करता है, वो परावर्तित नहीं करेगा प्रकाश को और सारा प्रकाश अपने अंदर सोख लेता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और ये किस नियम पर आधारित है, तो किरचॉफ का नियम होता है ना उस पर आपका ये आधारित है। तो किरचॉफ का नियम क्या है, यह ऊष्मा का अच्छा उत्सर्जक भी होगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो फटाफट से। क्वेश्चन है, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो ये इसलिए किया जाता है क्योंकि देखिएगा यहाँ पे इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा है ना वो अधिक होती है। कैसे होती है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चले। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो फटाफट से। धातु की चायदानियों में, जो धातु की चायदानियाँ होती हैं ना उनमें लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं, क्योंकि लकड़ी जो है ना वो ऊष्मा की कुचालक होती है, तो लकड़ी का हैंडल गर्म नहीं होता है, इससे आराम से हम उसको पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। अगला क्वेश्चन में चलें। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो। बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है, बर्फ़ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है, क्योंकि बुरादा जो होता है ना लकड़ी का बुरादा वो कैसा होता है आपका, ऊष्मा का कुचालक होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऊष्मा का कुचालक होता है, और ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर, इसीलिए बर्फ़ को हमेशा बुरादे में पैक करके रखते हैं जिससे कि ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो और बर्फ़ ज़्यादा देर तक अपनी सही बनी रहे। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो। बर्फ़ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, बढ़ जाता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है। देखिए ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके रेलवे में पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछे जाते हैं। आपसे आम रिलेटेड जो आपकी ज़िंदगी है, जो आपकी लाइफ है, उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में। तो फटाफट से मुझे इसका आंसर बताओ। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ए सही हो जाएगा, पहले घटता है, ठीक है ना। पहले घटता है फिर बढ़ता है, ये गलत, बढ़ जाता है ये भी गलत, उसका अपरिवर्तित रहता है ये भी गलत, यानी ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, घटता है। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। ताप उत्क्रमण होता है, जो ताप का उत्क्रमण होता है ना ये किस पर होता है, धनात्मक ह्रास दर पर, ऋणात्मक ह्रास दर पर या तटस्थ अवस्था पर, या इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना ताप उत्क्रमण जो होगा वो हमेशा धनात्मक ह्रास दर पर होगा। किस पर होगा, धनात्मक ह्रास दर पर होगा। ये सारे क्वेश्चन आपके PYQ हैं, यानी कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, प्रकाश के बारे में जानते हो। अब किसके बारे में जानेंगे, यहाँ से प्रकाश के बारे में जानेंगे। तो फटाफट से देखिएगा, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाली परिवर्तन की घटना क्या कहलाएगी, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी जो दिशा में होने वाली परिवर्तन की घटना है वो क्या कहलाएगी। जैसे कि ये लो, यहाँ से प्रकाश आया, फिर यहाँ से क्या हुआ, इस तरीके से पार निकल गया, तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे अपवर्तन। क्लियर, अपवर्तन कहेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो। निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, जल्दी से बताओ कौन सी प्रघटना है जो यह निर्णय लेने में सहायक होती है। तो वो कौन सी हो जाएगी, तो ध्रुवीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्रुवीकरण, यानी ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो फटाफट से। दहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है, जो दहली आवृत्ति है ना ये कैसी आवृत्ति है, फटाफट से बताएंगे। और देखो नोट्स करते जाओ, सारे क्वेश्चंस नोट करते जाओ, कोई भी क्वेश्चन आपका चेंज नहीं होने वाला है। सारे क्वेश्चंस आपके रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं और सभी क्वेश्चंस एक जैसे रहेंगे हमेशा।
ठीक है ना। बस थोड़ा सा क्वेश्चन अगर घुमा दिया जाए एग्जामिनर की तरफ से तो वो आपका आंसर तो वही रहेगा, क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। अगर आपने अच्छे से ये क्वेश्चंस पढ़े होंगे तो आपको आराम से वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर हो गया। तो चलिए इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जिसके नीचे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता वो आपकी दहली आवृत्ति होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा इसको देखो, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से कौन सा यानी किसका उत्पादन होता है। फटाफट से बताओ, प्रकाशीय वोल्टीय जो सेल है ना के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है। तो किसका उत्पादन होगा, तो उसका देखिएगा हमेशा ध्यान रखना विद्युत ऊर्जा का हमेशा उत्पादन होगा। किसका, विद्युत ऊर्जा का। क्लियर। अगला क्वेश्चन ये रहा इसको देखो, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। तो कौन सा रंग होगा आपका, बैगनी रंग है जो सबसे अधिक विचलन आपका दर्शाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपको पता होगा प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना, तो 7 रंगों से। ठीक है ना। फटाफट से बताओ, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है। जो आपका अपेक्षित उद्भासन काल है ना, ये किस पर निर्भर करेगा, पदार्थ की चमक पर, फोटोग्राफर के कौशल पर, पदार्थ की निकटता पर या पदार्थ के आकार पर। तो ध्यान में रखें, अपेक्षित उद्भासन का मतलब साफ फोटो कैसे आएगी, तो जब पदार्थ अच्छे से चमक रहा होगा तभी आएगा ना। कैमरा आपका भले ही अंधेरे में, उससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि जिस पदार्थ का हम फोटो ले रहे हैं ना उस पर चमक अच्छी होनी चाहिए। तो यानी किस पर आपका आधारित है, पदार्थ की चमक पर। सेल्फी सभी लेते हैं ना, सबको पता होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो, जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है। कोई रंगीन अक्षर है, ठीक है ना, उन पर समतल कांच की पट्टी पर वो रख दिया तो कौन सा अक्षर होगा वो कम उठा हुआ दिखाई देगा। तो वो कौन सा होगा, हमेशा ध्यान रखना, वो आपके कौन सा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है, लाल होगा, वो कम उठा हुआ प्रतीत दिखाई देगा, बाकी सभी उठाए हुए दिखाई देंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा इसका देखो, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्षमता क्यों है, बताइएगा। अधिक जो आवर्धन है वो क्यों देती हैं, फटाफट से बताओ। इलेक्ट्रॉन जो सूक्ष्मदर्शी होती है उससे अधिक, तो फटाफट से बताओ। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य चाक्षुष प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से कम होती है, यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन देती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो, चाक्षुष प्रकाश जो चाक्षुष प्रदर्शन है ना, ये एकक में प्राथमिक रंग होते हैं। फटाफट से बताओ, चाक्षुष प्रदर्शन में एकक में प्राथमिक रंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो लाल हो जाएगा, हरा हो जाएगा और नीला हो जाएगा। कहाँ पर है ये, लाल हरा नीला, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है। अगर हम नीले तथा हरे रंग के मिश्रण को मिलाएं तो उससे क्या प्राप्त होगा, तो उससे सियान कलर आपका मिलेगा। आप मिलाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, ल्यूमेन के एकक क्या है। जो ल्यूमेन एकक है ये क्या होता है, तो ये आपका एक ज्योति फ्लैक्स होता है। क्या होता है, ज्योति फ्लैक्स का होता है एकक। फटाफट से याद कर लो इस चीज़ को, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको देखो फटाफट से। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है। श्वेत प्रकाश जो है ना ये कितने रंगों का मिश्रण होता है, अभी मैंने बताया ना 7 रंगों से मिलकर बना होता है प्रकाश। तो श्वेत प्रकाश कितने से मिलकर बनाएगा, 7 रंगों से, ठीक है ना। अब इधर आ जाओ, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण यानी ट्रांजिशन पर आधारित होती है। फटाफट से बताओ, जो परमाणु घड़ी होती है ना ये निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित होती है। तो किसके पर होती है, सीजियम का प्रयोग होता है, यानी सीजियम पर आधारित होती है। आपको क्लियर हो गया ना। अगला क्वेश्चन ये है, इसको देखो फटाफट से, लास्ट क्वेश्चन ये इस क्लास का। वह लेंस जो किरणें एकत्रित करता है उसे, यानी कि वह लेंस बताना है आपको जो किरणें एकत्रित करता है उसे कहते हैं अभिसारी लेंस कहेंगे, अपसारी लेंस कहेंगे, आप प्लानो लेंस या फिर मैनिक्स लेंस कहेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अभिसारी लेंस कहेंगे। यानी कि वह लेंस जो किरणें एकत्रित करता है उसको हम अभिसारी लेंस कहते हैं। आई होप सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने अच्छे से समझा होगा। चलिए फिर से मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।